Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you are watching Ashraj Academy. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एडिशन ऑफ फैक्टर्स पढ़ा, ठीक है। सारी लॉज जो एडिशन ऑफ फैक्टर्स यूज करता है, जिन लॉज की मदद से हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, वो सारे लॉज हम लोगों ने पढ़े। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन, और मैंने फिर आप लोगों को डेराइव करके बताया कि पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ से ही आया है, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ कैसे बना होगा वो मैंने एक डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया, ठीक है। पिछले लेक्चर में कुछ बातें रह गई थी कंप्लीट करनी, इसीलिए आज ये लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में नहीं लिए थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, वो दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लूंगा, ठीक है। और मेरी जो प्रॉब्लम सीरीज होगी वेक्टर्स की वो जल्दी आएगी, ठीक है। उसके लिए स्टे ट्यून फॉर विद अशराज एकेडमी। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के जो दो क्वेश्चंस हैं और पॉलीगॉन लॉ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली दो क्वेश्चंस और पॉलीगॉन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो एक्चुअली पॉलीगॉन लॉ है वो आपका ट्रायंगुलर लॉ से ही निकल के आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 4 and 5, ठीक है। दो वेक्टर्स दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का 4 है और बी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो आपको 5 दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, दे आर एडेड सच दैट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन्ड, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का आ रहा है, ठीक है। तो उनको इस तरह से ऐड किया जाता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होता है। अब पूछ रहा है कि बताइए इनको किस तरह से ऐड किया होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, और पूछ रहा है कि जब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो निकला है उसका एक्चुअली मैग्नीट्यूड है क्या रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू, कितनी मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है, पहली बात तो ये निकालनी है। और इनके बीच का एंगल, किस एंगल पे रखे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का थीटा आप लोगों को निकालना है, किस एंगल पे रखे कि इसको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिले। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दो बातों पे डिपेंड करता था, इनफैक्ट तीन बातों पे डिपेंड करता था। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, ठीक है। कॉस थीटा में थीटा की टर्म है, जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ठीक है। हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है तो देखिए मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ एंगल डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब 16 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे वेरी कर रहा है, और करना भी चाहिए। स्केलर और वेक्टर एडिशन में यही फर्क है, ठीक है। वेक्टर्स का जो एडिशन है वो उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है क्या, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल पे। तो देखिए 16 प्लस 25 ये 41 हो जाएगा, और ये आप देखिए यहाँ से ये 40 कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। अब हमें बोल रहा है कि इस रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, ठीक है। जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो मिल जाएगी, ठीक है। जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ओवरऑल ये वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो टोटल वैल्यू मैक्सिमम होगी जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। तब cos थीटा आपके पास 1 होगा, क्योंकि cos थीटा की रेंज आप लोगों को पता है। cos थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 क्लोज, यही तो होती है cos थीटा की रेंज, ठीक है। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो थीटा इक्वल टू 0 पे पॉसिबल। तो आप देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप लोग यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू को 1 रख लीजिए तो यहाँ पे ये 81 हो जाएगा, 81 का रूट आपके पास 9 आ जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये होना भी था 9, देखिए क्योंकि एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है, दूसरे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप 9 ही अचीव कर सकते हैं। कैसे, ए वेक्टर ये है और 0 डिग्री पे आप रखेंगे तो यहीं पे एक दूसरा वेक्टर बना दीजिए। मैंने आप लोगों को पिछले केस में बताया था कि 0 डिग्री पे रखेंगे तो इसके टेल टू टेल को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे आप 0 डिग्री पे रख दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये टेल टू टेल में एंगल 0 हो गया। अब इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आइए, तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की लेंथ हो गई और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया जो कि इसका लेंथ हो गया। तो टोटल लेंथ जो होगा वो ए प्लस बी ज्वाइन करने से ये दोनों को 0 डिग्री पे आ जाएगा जो कि ए प्लस बी के बराबर होगा। बाकी आप कोई भी एंगल ले लीजिए इससे लेंथ आपको कम ही मिलेगी। तो किसी भी वेक्टर की, ठीक है, किसी भी दो वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ऐड करने से ही मिलेगी।
ठीक है क्या? बहुत आसान है सोचना इस चीज के बारे में, राइट? तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री गिव्स मैक्सिमम रिजल्टेंट। धीरे धीरे आप लोगों को ये और क्लियर होता जाएगा, तो इस बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। और मैंने ये दोनों पार्ट सॉल्व कर दिया है क्या, इनके बीच का एंगल भी बता दिया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, और इसकी लेंथ भी बता दी जो कि 9 के बराबर होगी। ठीक है, एक की लेंथ 4 थी और दूसरे की लेंथ 5 थी, तो टोटल मिला के 9 हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, जहां पे ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का आप एंगल बताओ अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √21 है। ठीक है, पहले पार्ट में बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको √21 दे रखा है, जहां पे ए की वैल्यू 4 है। ए की वैल्यू मतलब ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है। ठीक है क्या? तो आसानी से फिर से रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा क्या मैं? अरे रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा। इसकी मैग्नीट्यूड √21 बोल रखा है, तो इसको मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दूं क्या, और ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू फिर से 16 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस थीटा हो जाएगी। तो फिर से वही इक्वेशन निकल के आ जाएगी। देखिए 16 प्लस 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा क्या, 40 कॉस थीटा। इसका मतलब रूट में 41 प्लस 40 कॉस थीटा, इसको आपको रूट में 21 गिवन। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 21 इज इक्वल्स टू 41 प्लस 40 कॉस थीटा। तो आप देखिए यहां से कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, 20/40, ये माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1/2। अब -1/2 में क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। अरे थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा -1/2 पे। देखिए कॉस थीटा 1/2 किस एंगल पे होता है, कॉस थीटा 1/2 आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे होता है क्या, कॉस थीटा 1/2, ये मैं कॉस थीटा 1/2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस थीटा -1/2 आपको थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -60 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये बात पता है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आप रखेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ रखेंगे तो ये कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते थे। ठीक है, और वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 120 डिग्री -1/2 मतलब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। इसका मतलब ये है, आप ए वेक्टर को इस तरह से रखिए, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड 4 था, और बी वेक्टर को आप इस तरह से रखिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 था, और इनके बीच का एंगल टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है क्या, ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये 5 इसका लेंथ थी मैग्नीट्यूड और 4 इसकी लेंथ थी मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 41 रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 41 रखेंगे तो यहाँ पे ये जो 21 था ये 41 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 40 cos थीटा 0 होगा। 40 cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू π/2। cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो थीटा आप π/2 रखिए, देखिए थीटा π/2 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब रूट ऑफ 41 आ जाएगा। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए था रिजल्टेंट वेक्टर का, वही आ जाएगा √41। मतलब इसका आंसर थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, और इसका आंसर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। बड़ी आसान है, अरे बहुत आसान है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चंस मेरा लेने का कारण ये था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्केलर की तरह उनको ऐड मत कर दीजिएगा। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो इस इक्वेशन में 1 रख दूं क्या मैं?
इसी इक्वेशन में √21 को हटा के 1 रख देता हूँ, इसी इक्वेशन में इसको रब करता हूँ और यहाँ पे 1 रख देता हूँ। ये रख दिया मैंने 1, ये 1 रख दिया, ठीक है। फिर स्क्वायर किया दोनों साइड, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्या, ये 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 41 प्लस 40 cos थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए और थीटा निकाल लीजिए, ठीक है क्या। कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, अरे कुछ नहीं है, इसको -40 cos थीटा इधर ले जाइए, 40 दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेंगे, थीटा की वैल्यू आपके पास पाई आ जाएगी। देखिए कैसे, ये -40 cos थीटा इज इक्वल टू 40 कर दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू -1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। और आना भी चाहिए था, मैंने आपको बताया था जब थीटा 180 डिग्री होता है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाता है क्या, ठीक है क्या। तो अब देखिए, सपोज ये बी वेक्टर ऐसा था, ठीक है, और ए वेक्टर π/2 पे रख दिया, यहाँ से टेल टू टेल एंगल 180 डिग्री बनाता हुआ। इसका मैग्नीट्यूड 4 था, इसका मैग्नीट्यूड 5 था, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं ट्रायंगुलर लॉ का यूज कर लूं क्या, और इसकी इसकी जो टेल है वो इसके हेड पे उठा के रख देता हूं। तो अगर मैं इसकी टेल ए वेक्टर के हेड में उठा के रखूंगा तो कुछ इस तरह से वेक्टर बन जाएगा, ये आपके पास बी वेक्टर आ जाएगा, और रिजल्टेंट लेंथ जो वेक्टर की आ जाएगी वो ये आ जाएगी बी माइनस ए, ठीक है, मतलब 5 - 4, ये आपके पास निकल के आ जाएगी रिजल्टेंट लेंथ, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से केसेस देखेंगे, ठीक है, जब दो मैग्नीट्यूड ऐड हो रहे होंगे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मिलने के लिए, ठीक है, आप देखिए अगर 4 + 5 रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा तो वो दोनों वेक्टर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ऐड हो रहा होगा, और अगर 4 - 5 या 5 - 4 1 मैग्नीट्यूड आ रहा है तो दोनों वेक्टर पाई एंगल पे सेपरेटेड होंगे, ठीक है, ताकि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्ट स्केलर जैसे सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पॉलीगॉन लॉ पे चलते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पॉलीगॉन लॉ। तो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन का बहुत सिंपल है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ से ही ये लॉ डेराइव्ड हुआ है, राइट। तो ये ट्रायंगुलर लॉ से ही ये लॉ आया है। अब ये लॉ जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को अगर हम लोगों को ऐड करना हो ना तो सीधा पॉलीगॉन लॉ पे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को तो ये लॉ बस आज पढ़ना है और उसके बाद भूल जाना है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायंगुलर लॉ से डेराइव्ड हुआ है, कोई इसका स्पेशल केसेस नहीं फॉर्म होते। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस लॉ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो उस लॉ को आपको अगर याद रहेगा तो आप लोग आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी दो वेक्टर या फिर दो वेक्टर से ज्यादा अगर मुझे ऐड करना है तो मैं पॉलीगॉन लॉ का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, ठीक है, ये जो लॉ है इट इज फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, और यहाँ पे सारे के सारे वेक्टर सेम स्केल पे रिप्रेजेंटेड होने चाहिए, ठीक है। एक वेक्टर को आप किसी और स्केल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे वेक्टर को किसी और स्केल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो वेक्टर का एरो होता है उसमें जो लेंथ वाला पार्ट होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है, ठीक है। और पहले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है अगर आप डिफरेंट स्केल पे यूज करेंगे तो किस हिसाब से सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर के पास डिफरेंट लेंथ आ जाएगी, राइट। स्केल डिफरेंट करने से हमारा सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर के पास वेक्टर की लेंथ डिफरेंट हो जाएगी, तो उससे हम लोग को बहुत अलग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे वेक्टर्स को सेम स्केल पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब वेक्टर्स को हम लोग इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे रखाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे वेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं। सपोज आपके पास 4 वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, इस तरह से कोई बी वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई सी वेक्टर है, और इस तरह से आपके पास कोई डी वेक्टर है। अब आपको इन सारे वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि पहले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मैं डी वेक्टर को पकड़ के चलता हूँ, इस डी वेक्टर, इसके हेड पे मैं सी वेक्टर का टेल रख देता हूँ, तो सी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा यहाँ से नीचे और इसको थोड़ा आगे भी शिफ्ट करूंगा तो सी वेक्टर को मैं कुछ इस तरह से रख सकता हूँ, ठीक है। लेंथ मैंने मेंटेन रखी सेम लेंथ, और डायरेक्शन भी सेम रखी क्योंकि मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों का ए वेक्टर को लगा देता हूँ इसके बाद,
ठीक है, ए वेक्टर को मैंने फिर से पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ नीचे, और यहाँ पे मैंने ए वेक्टर को रख दिया। ठीक है क्या? अब देखिए मैं यहाँ से इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके रख देता हूँ, और जो बी वेक्टर है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बी वेक्टर, अगर आप इसको पैरेलल नहीं बोल रहे होंगे तो पैरेलली बना देता हूँ। ये बी वेक्टर है जिसको मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, और इसको मैंने इस तरह से बोल दिया, ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब आप देखिए कि इन सारे वेक्टर से एक फिगर बन के आ गया। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो पहले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करता हुआ लास्ट वेक्टर जो आपके पास ये बी वेक्टर था उसके हेड तक जाएगा, और ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ये एक पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, ये रेगुलर नहीं इर्रेगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन एक पॉलीगॉन बन गया, क्लोज्ड फिगर बन गया। ठीक है, विच इज जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, सारी स्ट्रेट लाइन से देखिए। ठीक है, इट इज कंप्लीटेड बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एक पॉलीगॉन बन गया, और पॉलीगॉन की जो लास्ट साइड आई वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की ओर जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मैं आर वेक्टर बोल रहा हूं, ये किसका एडिशन है? ये एक्चुअली डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे को मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर यही है। अब देखिए इसको ट्रायंगुलर लॉ से किस तरह से आसानी से प्रूव किया जा सकता है। डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ट्रायंगुलर लॉ से इस ट्रायंगल में ये वेक्टर आ जाएगा क्या? अरे ये वेक्टर आ जाएगा, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डी वेक्टर की टेल से चालू हुआ करता हुआ सी वेक्टर की हेड की ओर, ये एक ट्रायंगल में कंप्लीट कर सकता हूं, तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसको रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी बोल दिया, प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल दिया क्या मैं इसको? ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने ये बोल दिया। अब देखिए ये दोनों ऐड होके क्या बनेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी प्लस ए वेक्टर, अगेन एक ट्रायंगुलर लॉ लगा दूं क्या मैं? ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी प्लस ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो मैं एक ग्रीन एरो से दिखा रहा हूं, और वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी ए बोल देता हूं, सी डी ए। ठीक है क्या? तो ये दोनों मिलके आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी ए बन गए, प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए टोटल जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, नेट रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ मैं कलर साइन अगर यूज कर रहा हूं तो मैं कलर को उसी तरह से दिखाऊंगा जिस तरह से यहाँ पे यूज है। ठीक है, ये बी वेक्टर के साथ ऐड हो गया, राइट। अब फिर से आप इसको ऐड कर सकते हैं, एक नया ट्रायंगल बन गया आप लोग के पास, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सी डी ए प्लस बी वेक्टर विच विल गिव दिस रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए पॉलीगॉन लॉ कितनी आसानी से आपके पास ट्रायंगुलर लॉ से प्रूव हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कोई भी दो वेक्टर तीसरे वेक्टर का एक ट्रायंगल बनाएंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और फिर से वो जो रिजल्टेंट वेक्टर फिर दूसरे वेक्टर के साथ एक और ट्रायंगल बना लेगा, और एक नया रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, और ये सारे रिजल्टेंट वेक्टर दूसरे वेक्टर से ऐड होके एक नया रिजल्टेंट वेक्टर आप लोगों को देते जाएंगे। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ कैन बी इजिली डेराइव्ड फ्रॉम द ट्रायंगुलर लॉ, और ट्रायंगुलर लॉ ही एक बेसिक लॉ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरेललोग्राम लॉ भी मैं ट्रायंगुलर लॉ से बड़ी आसानी से प्रूफ कर देता हूं, और यहाँ पे ये पॉलीगॉन लॉ कैसे प्रूफ हो गया मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी वेक्टर्स आप लोग के पास स्पेस में गिवन है, आप उसको हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी वेक्टर्स, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, आप उसको हेड टू टेल बस ज्वाइन करते जाइए, सी वेक्टर सम डी वेक्टर, और इन सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, वो पॉलीगॉन की साइड होगा, इस पॉइंट से चालू करता हुआ इस पॉइंट की ओर, इस टेल से चालू करता हुआ इसके हेड की ओर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, और इसको मैंने ट्रायंगुलर लॉ से बहुत आसानी से प्रूव कर दिया, ए प्लस बी, ये ट्रायंगुलर लॉ से आर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ए बी का। ठीक है, फिर ये जो आर ए बी आया वो सी के साथ ऐड होके एक नया रिजल्टेंट वेक्टर ये देगा, और फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर डी के साथ ऐड होके ये देगा। तो बेसिक आपके पास ट्रायंगुलर लॉ ही है, और उसी से सारे लॉज प्रूव होते हैं। ठीक है, तो ये था पॉलीगॉन लॉ का एक बहुत आसान डेरिवेशन ट्रायंगुलर लॉ की मदद से। ठीक है, तो यहां से जो एडिशन चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। आज के लेक्चर में बस एक टॉपिक और मैं कवर कर देता हूं, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीट होते ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा देता हूं।
ठीक है। तो एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए मेरे को तो सब्ट्रैक्शन नहीं आता, सच बताऊं तो, ठीक है, मुझे सिर्फ एडिशन आता है और एडिशन से ही मैं सब्ट्रैक्शन को डिड्यूस कर लेता हूं। देखिए कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप लोगों को पता है ट्रायंगुलर लॉ से आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर दे दिया जाए, मतलब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अगर आप लोग को दे दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, देखिए इसको मैं इस तरह से लिख दूं क्या, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अरे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, किसी भी चीज को आप लिख सकते हैं। 2 - 4 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस ऑफ -4, वैसे ही अरे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यदि अगर आप लोग मुझे ये लिखने की परमिशन देते तो एडिशन तो हो गया। किन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं यहाँ पे मैं ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि एक्चुअली माइनस बी वेक्टर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज दिस माइनस बी वेक्टर। देखिए माइनस बी वेक्टर कुछ नहीं है, इसका अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हो। बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा। माइनस साइन वेक्टर में डायरेक्शन को ऑपोजिट करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। माइनस साइन यूज टू रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन, ठीक है क्या। तो माइनस साइन से आप डायरेक्शन को ऑपोजिट रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां से भी आप समझ सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ये तो जीरो हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से ऐड करता हूं तो रिजल्टेंट कुछ मिलता ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर बी वेक्टर कुछ इस तरह से है और इसको रिजल्टेंट जीरो करना है, मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड का, इतना ही लेंथ का एरो मुझे 180 डिग्री पे ऐड करना पड़ेगा क्या? अरे आप लोगों ने देखा है 180 डिग्री पे यदि मैं कोई मैग्नीट्यूड को ऐड कर देता हूँ, किसी वेक्टर को ऐड कर देता हूँ 180 डिग्री पे, तो उसका मैग्नीट्यूड पहले के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस इसका मैग्नीट्यूड, और वो जीरो आ रहा है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, राइट। आप लोगों ने देखा है 180 डिग्री पे जब मैं दो वेक्टर ऐड करता हूं तो मैग्नीट्यूड ए माइनस बी नहीं हो जाता है क्या? और अगर ए माइनस बी जीरो है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर ही देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने सीखी कि माइनस साइन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसको अगर आपको प्रूफ देखना है तो बी वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर ऐड कर लीजिए आप दो वेक्टर को, ठीक है, रिजल्टेंट जीरो वेक्टर मिलेगा और वो आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दो बात सीखी, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बी वेक्टर के जैसा और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो बस अब मेरे को ऐड करना है, ए वेक्टर को मैं माइनस बी वेक्टर से ऐड कर दूं। तो देखिए जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब मैं ऐड करता था, सपोज दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर। अब तो मैं चाहता हूं जिनके बीच का एंगल थीटा था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, मैं चाहता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड नहीं करना, मैं चाहता हूं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना। तो माइनस बी वेक्टर बना देता हूं, अरे माइनस बी वेक्टर तो ये हो जाएगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट लेंथ ऑपोजिट हो जाएगी क्या, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी और इसके पैरेलल ही एक वेक्टर बनेगा, ये हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी मैंने, मतलब ये जो है वो माइनस बी वेक्टर होगा। और अगर ये बी वेक्टर है, ठीक है, यहां से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये अगर बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। बस इस वेक्टर को, इस ए वेक्टर को और इस माइनस बी वेक्टर को मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर देता हूं मैं, यहां से अगर मैं इसे एक पैरेललोग्राम बना दूं, ये पैरेललोग्राम बना दूं, इस वेक्टर को भूल जाइए आप, इस वेक्टर को आप भूल जाइए, ठीक है। तो इसी डायग्राम में आप अलग अलग चीज सोच सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया माइनस बी वेक्टर जस्ट ऑपोजिट टू दिस बी वेक्टर। तो अगर आपको ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करना है, ठीक है, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर करना है, तो आप इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास देखिए जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगुलर लॉ से आप देख सकते हैं, रिजल्टेंट जो होगा वो माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। ए माइनस बी को मैं
माइनस बी प्लस ए भी बोल सकता हूँ, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो ये वेक्टर आ जाएगा क्या? अरे ट्रायंगुलर लॉ से बहुत आसानी से आप लोग बोल सकते हैं। सो दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देखना है तो आप देखिए पैरेललोग्राम लॉ से देख लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये हो जाएगा क्या? ठीक है, तो दो वेक्टर का जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर एक डायगोनल एडिशन है तो दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन है क्या? ठीक है, ये वेक्टर जो है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है और ये वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट डायगोनल इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड सेकंड डायगोनल इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सही है, मैंने आपको बताया अगर इस बी वेक्टर को भूल जाइए, इस माइनस बी वेक्टर को यहाँ पे इसकी टेल पे लाके रख दीजिए तो एक ट्रायंगुलर लॉ लग जाएगा क्या? माइनस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर में, और उसका रिजल्टेंट इसकी टेल से चालू होता हुआ इसके हेड तक जाएगा। ठीक है क्या? तो अब आप देखिए मैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का एंगल निकालना चाहता हूं तो मैं फॉर्मूले पे चले जाता हूं। जो मैंने दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला सीखा था ना, उसमें बस बी वेक्टर की जगह मैं माइनस बी वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, अरे बी वेक्टर की जगह माइनस बी वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दो वेक्टर का जो मैं एडिशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ उस फॉर्मूले पे, वो बोलता है ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वन का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं माइनस बी वेक्टर का, तो बी स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन, वहां पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर था क्या जिनको ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी माइनस बी वेक्टर। थीटा हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, तो यहाँ पे आप ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हो तो थीटा इनके बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? अरे ये वाला एंगल नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, टेल टू टेल ज्वाइन कर दूं क्या? तो मैं इसको ऐसे नीचे खींच लेता हूँ माइनस बी वेक्टर को, ये ए वेक्टर की टेल और बी माइनस बी वेक्टर की टेल ज्वाइन हो गई, ये भी तो माइनस बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब ये टेल टू टेल ज्वाइन हो गई तो ये एंगल होगा क्या इनके बीच का? जो कि पाई माइनस थीटा है। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे जो मैं थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा वो ए और माइनस बी के बीच का एंगल सब्स्टिट्यूट करूंगा जो कि यहाँ पे पाई माइनस थीटा। अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है तो इस थीटा को आप अल्फा ले लीजिए, इस थीटा को आप अल्फा ले लीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा डिफाइन है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन है क्या, लेकिन मुझे रखना क्या था? थीटा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, इसलिए मैंने पाई माइनस थीटा रख दिया। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं थीटा लिया हूं वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तभी आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ए वेक्टर और माइनस बी के वेक्टर के बीच का एंगल लिया होता है थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही रहता। ठीक है, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाइएगा समझ में आ जाएगा। तो मेरे को तो माइनस वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मैं तो बस यही वाला फॉर्मूला याद रखता हूँ। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, और उसमें थीटा जो भी दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उनके बीच का एंगल बोल दो, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल बोल दो, अगर आप ऐड कर रहे हो तो इस थीटा को ए और बी के बीच का एंगल बोल दो। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है जो आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर में समझनी है, छोटी सी बात है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर का। ठीक है, लिखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, और इनके बीच का एंगल जो है थीटा है वो 60 डिग्री। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ये, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है क्या? अब यहां पे पूछ रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये आप लोगों को पूछ दिया कि बताइए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा।
आसान है क्वेश्चन, अरे बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कर देता हूँ, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, वो होगा, मेरे को तो बस एक ही फॉर्मूला याद है एडिशन ऑफ वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और थीटा मैं बोलूंगा ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने यहाँ जो थीटा लिया था वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो रिजल्टेंट लिया हूँ वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर लिया है क्या, इसको मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, तो मैं किनको ऐड कर रहा हूँ, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, तो एंगल में किनके बीच का लूंगा, थीटा। ठीक है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एंगल, तो यहाँ पे जो थीटा जो दिया है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल दिया है क्या। ठीक है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अरे ऑपोजिट कर दूंगा, जैसे देखिए ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर होगा जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और मुझे किसके बीच का एंगल चाहिए, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो माइनस बी वेक्टर तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा जस्ट इसके ऑपोजिट विद सेम मैग्नीट्यूड, और यही तो हो जाएगा जस्ट इसका ऑपोजिट विद सेम मैग्नीट्यूड। यहां रख देता हूं मैं ऐसे, ठीक है क्या, तो ये आपके पास माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तो इसको इसके टेल में ज्वाइन करिए, ये एंगल बन जाएगा, एंड दिस इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री, दैट इज पाई माइनस थीटा होगा, तो मैं यहाँ पे 120 डिग्री रख दूंगा, और ए का मैग्नीट्यूड आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कितना गिवन है 3, और बी का मैग्नीट्यूड 5, तो बस यहाँ पे हो गया सॉल्व। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, और थीटा में किसके बीच का रखूंगा, ए और माइनस बी के बीच का, जो कि कॉस ऑफ 120 डिग्री है। ठीक है क्या, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री आप लोगों को पता है -1/2 होता है, कॉस ऑफ 120 डिग्री -1/2 होगा, करेक्ट है क्या। इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 25 प्लस 9 दैट इज 34 प्लस 30 इंटू -1/2, तो ये आपके पास देखिए कितना आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा क्या, रूट में 34 माइनस 15, जो आपके पास रूट में 19 आ जाएगा। ठीक है क्या, तो रूट में आपके पास 19 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालते तो बस इस cos थीटा की जगह आप cos 60 डिग्री रख लेते, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आप cos 120 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है क्या, तो ये बात थी जो आप लोगों को समझनी थी और जो बहुत जरूरी थी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, हम लोग बस एक फॉर्मूला याद करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का, और थीटा को ध्यान रखेंगे, जो भी वेक्टर को ऐड करें उनके बीच का एंगल है थीटा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस any new videos and which will be very important for you, right? So thanks, that's all, bye.